आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर में ईथर का अध्ययन करेंगे। तो ईथर क्या होते हैं देखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि इसमें परिभाषा दिया गया है, आर ओ आर, आर एल्किल समूह है, या आर ओ आर डैश सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक ईथर कहलाते हैं। इनमें द्विसंयोजी, जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह, जैसे यहाँ मान लिया कि आर, यहाँ पे आर जुड़ जाए या आर ओ आर हो जाएगा, आर जुटे या आर ओ आर डैश। तो आर ओ आर या आर ओ आर डैश सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक ईथर कहलाते हैं। इनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, आर एल्किल समूह जैसे क्या हो सकते हैं, आर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आर डैश भी हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे CH3OCH3, इसका साधारण नाम है डाईमेथिल ईथर, यहाँ आर के जगह पे है, यह देखेंगे। देखेंगे दूसरा क्या है, CH3OCH2CH3, तो यहाँ मान लिया कि यह आर हो जाए और यह क्या हो जाए, यहाँ पे आर डैश हो जाए, तो यह भिन्न है, ठीक है ना। तो ये आर ओ आर या आर ओ आर डैश सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दिया गया देखेंगे CH3CH2OCH2CH3, जिसका नाम क्या है, डाईएथिल ईथर है यहाँ पे नाम। अब देखेंगे नीचे एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे, एल्कोहलों के निर्जलीकरण पर भी ईथर प्राप्त होते हैं। मतलब एल्कोहलों के अणु से जल का अणु जब निकल जाता है तब भी ईथर प्राप्त होते हैं। इसीलिए ईथरों को क्या कहते हैं, एल्कोहलों का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, जिसमें से जल का अणु निकल जाए, जो चीज़ शेष बचे। तो 2 एल्कोहल के अणु है, तो 2 एल्कोहलों के अणु में से जल का अणु निकल जाता है। जैसे मान लें कि एक एल्कोहल ऐसे बनाया जाए, ROH और HOR, यह है कि जल का अणु यह निकल जाए, जल का अणु यह निकल जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ROR, तो यही ईथर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे क्रिया में दिया गया है, जल का अणु जब निकल जाता है तो जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसीलिए इसे हम ईथरों को एल्कोहलों का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ईथरों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O। जैसे मान लीजिए कि यदि हम ले लें यहाँ पे CH3OCH3, तो कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 6, तो क्या 2n+2 हुआ ना, कितना ऑक्सीजन है, O। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2O, फिर समान सूत्र होगा। तो ईथरों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O होता है। ईथरों का यह सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ईथरों का वर्गीकरण दिया गया है, ईथरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को सामान्यतः हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, सरल या सममित ईथर, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा क्या है, मिश्रित या असममित ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सरल ईथर में क्या होते हैं, दोनों जो ऑक्सीजन परमाणु O होता है, जैसे मान लीजिए O है, तो उससे जुड़े जो दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, वो समान होते हैं, ना, ROR डैश। और असममित वाले में क्या होता है, एक भिन्न होते हैं, जैसे एक R है, O है, दूसरा क्या हो जाएगा, R डैश है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे दिया गया है, जैसे इसका ROR हो जाएगा, और इसका जैसे देखेंगे CH3OCH3, CH3CH2OCH2CH3, दोनों समान है, CH3CH3, इसमें CH3CH2CH2CH3। और वही मिश्रित या असमित ईथर में जैसे ROR डैश बताया गया है, जैसे CH3OCH2CH3, C6H5OCH3, तो इसका नाम हो जाता है फेनिल मेथिल ईथर, इसका नाम मेथिल एथिल मीथर, ठीक है ना। तो और आगे देखेंगे इसमें आर समूह की प्रकृति के आधार पर भी हम ईथरों को 2 वर्गों में, मतलब एक एलिफैटिक ईथर कह सकते हैं, एक क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक ईथर। मतलब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जो 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, यदि दोनों एलिफैटिक हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे CH3OCH3, CH3OC2H5, ये दोनों एलिफैटिक हैं, तो उसे हम एलिफैटिक ईथर कहते हैं। और उसमें से यदि एक भी एरोमेटिक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे C6H5
OCH3। तो यह C6H5 एरोमेटिक रिंग जुटा है, फेनिल ग्रुप। मतलब एक H हट जाए तो फेनिल ग्रुप एन हो जाएगा आपका, या फेनिल ग्रुप हो गया है। एक एच यहाँ से हट गया, यहाँ से एक एच जो इसे बनाया जा रहा है, तो ये फेनिल हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं, C6H5। और OCH3 लिखना हो यहाँ O हो जाएगा ऐसे, और CH3 है क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो दो ईथर हो जाएंगे उसी में, तब जानी जाएंगे। तो इसका नाम जैसे यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, इसका नाम डाइफेनिल ईथर है, C6H5 को C6H5। और इसका मेथिल फेनिल ईथर है, इसी को साधारण नाम में एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं साधारण नाम में, एनिसोल। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे इसमें। ये तो हो गया ईथरों का वर्गीकरण, बहुत आसान है, सममित या असममित, और उसके बाद एलिफैटिक या एरोमैटिक है। ठीक है, अब ईथरों का IPAC नामकरण। ईथरों का IPAC नामकरण हम एल्काक्सी एल्केन के रूप में करते हैं, एल्काक्सी एल्केन के रूप में। मतलब OR ग्रुप, जैसे ROR होता है तो हम RO या OR को एल्काक्सी के रूप में चुनते हैं, ROR डैश, ठीक ना। तो एल्काक्सी, इसको हम एल्काक्सी के रूप में, एक कार्बन रहेगा, जैसे मान लिया कि OCH3 है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाक्सी। एक कार्बन है ना, तो मेथाक्सी, मेथेन होगा ना, एल्काक्सी से, एल्केन से मेथेन, एथेन। और दो कार्बन यही रहेगा, OC2H5 यदि रहेगा, एथाक्सी। तीन कार्बन रहेगा प्रोपाक्सी, और इसको एल्केन के रूप में चुनते हैं। तो किसको एल्काक्सी के रूप में चुनते हैं, जो ऑक्सीजन परमाणु से, एल्काक्सी एल्केन के रूप में इनका IPAC नाम हम करते हैं, एल्काक्सी एल्केन के रूप में करेंगे। तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े छोटे एल्किल समूह, यहाँ बड़ा लिखा गया है, यहाँ पर आप छोटे समझेंगे, बड़े एल्किल समूह को, छोटे एल्किल समूह को एल्काक्सी के रूप में, तथा एल्केन के रूप में हम बड़े एल्किल समूह को, जैसे यहाँ देखेंगे OCH3 और CH2CH3, ये बड़ा एल्किल समूह है या छोटा एल्किल समूह है, तो इसको हम एल्काक्सी के रूप में लिखेंगे। तो एल्काक्सी के रूप में लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथाक्सी। और इसको एल्केन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, अन्य जैसे नाम भी इसमें हम ले सकते हैं, जैसे IPAC नाम जैसे देखेंगे क्या होगा, मेथाक्सी, एथेन। अन्य नाम है, जैसे यदि हम मान लीजिए कि ऐसे यह है CH3O CH2 CH2 CH3, है ना। तो प्रोपेन, यह देखेंगे प्रोपेन है, आया वो, यह ग्रुप किस पे जुटा, किस कार्बन पे जुड़ा, जैसे इस पे, इस ये है ना, जैसे प्रोपेन जुड़ा तो इसको 1 2 3, तो इसका नाम लिखे हो जाएगा क्या चीज़, 1 मेथाक्सी प्रोपेन। 1 पे जैसे क्या है, मेथाक्सी समूह है ना, तो 1 मेथाक्सी प्रोपेन। यदि यही ऐसे रहता, मान लीजिए कि जैसे सपोज करें, यदि ऐसे रहता CH3O CH और CH3 तो यह बड़ा एल्किल समूह, यह छोटा है और यह क्या है, बड़ा है, तो हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो देखेंगे दूसरे पर मेथाक्सी है, इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन है, देखेंगे यहाँ 3 कार्बन है श्रृंखला में, तो 2 मेथाक्सी प्रोपेन। यदि यही C2H5 रहता तो एथाक्सी हो जाता। जैसे आप किताब में भी पहले आपको फर्स्ट ईयर में भी 11th क्लास में भी क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जानेंगे इसमें आप ईथरों में समायोता, आइसोमरिज्म। तो समायोता क्या होते हैं पहले ही बताते हैं, जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, और उनके गुणों में भिन्नता क्या हो, उनकी संरचना में या परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और उसी घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ठीक है, ईथर क्या होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की समावयवता देखेंगे, प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ, क्रियात्मक समूह समावयवता या क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ईथर के संगत, जैसे ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका भी समान सूत्र होता है CnH2n+2O। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का भी यही सूत्र होता है, CnH2n+2O। यानी कि जिसका सामान्य सूत्र समान होता है वह क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखेंगे ईथर, जैसे इस सूत्र का है, किस सूत्र का है यह, C2H6O। तो C2H6 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एक एथिल एल्कोहल, और एक क्या हो जाएगा CH3O CH3। जैसे हमारी हम ऑक्सीजन ले लिए और 2 एल्किल समूह जोड़ना है, तो एक एक कम से कम 2 ही कार्बन है यहाँ पे, तो एक मान लीजिए यहाँ CH3 जोड़ लिए, तो एक यहाँ क्या जोड़ देंगे, CH3 हो जाएगा। ये एल्कोहल के केस में है, ये क्या है, एल्कोहल के केस में है। यह मध्यावयवता भी प्रदर्शित करते हैं।
मध्यवर्ती में क्या होता है, ऑक्सीजन जो परमाणु होते हैं इससे जो दोनों एल्किल समूह क्या होंगे, जुड़े होंगे, भिन्न हो। तो और सूत्र तो समान ही होंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे दिया गया है CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें दोनों एथिल हैं। इसमें क्या है देखेंगे, एक मेथिल हो जा रहा है उसी और सूत्र में, और एक क्या हो जा रहा है, प्रोपिल। और दोनों का और सूत्र वही है, देखेंगे C4 और क्या हो जाएगा H10O, दोनों का और सूत्र वही होगा, ठीक ना। अगला क्या है देखेंगे, इसमें अगला क्या है यहाँ पे, सॉरी, इसमें अगला इसमें देखेंगे स्थान समयावता है। अगला क्या है, स्थान समयावता, मतलब स्थान भिन्न हो। जो ये मेथाक्सी है या एथाक्सी है, जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पर, जैसे वही बताएं, 1 मेथाक्सी प्रोपेन मतलब मेथाक्सी समूह पहले पोजीशन पे है, यहाँ 2 मेथाक्सी प्रमुख मेथाक्सी समूह क्या है, दूसरे पोजीशन पे है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ईथरों के निर्माण की विधियाँ। ईथरों के निर्माण की विधियाँ, फर्स्ट है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण दो द्वारा होता है, दो पदार्थों द्वारा होता है, एक सांद्र H2SO4 द्वारा होता है और एक गर्म एल्यूमिना Al2O3 द्वारा होता है। इम्पॉर्टेंट है, एल्कोहल आप पढ़ ही चुके हैं, पहले उसमें यह रिएक्शन आया है। तो एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, यही 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जल का अणु निकलता है, एथिलीन बनता है। पढ़े होंगे आप, CH3 CH2OH प्रोडक्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, तीर के ऊपर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड और सांद्र H2SO4। लेकिन यही हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जल का अणु निकलता है और ईथर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एथिल एल्कोहल को यदि हम गर्म करें, एथिल एल्कोहल को C2H5OH को, तो जल का अणु निकल जाएगा तो C2H5O C2H5 प्लस H2O, और ताप कितना हो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है। अब अगला इसमें देखेंगे क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है एल्कोहलों की। तो प्राथमिक एल्कोहलों की मैकेनिज्म जैसे वही चीज़ है, जैसे उसी से मिलता जुलता है जो एल्कोहल के निर्जलीकरण का है, वही प्राथमिक एल्कोहलों से ईथर की भी प्राप्त है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया, प्राथमिक एल्कोहलों के सांद्र H2SO4 द्वारा ईथरों में निर्जलीकरण SN2 द्वारा होती है ना। SN2 मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है यह, आपको बताया गया एल्किल हैलाइड में SN2 क्रिया द्वारा संपन्न होती है। यह निम्न पदों में होती है। तो सबसे पहले पद में क्या होता है, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। जो अम्ल होता है H2SO4 की उपस्थिति जो होती है, H2SO4 जो होता है यही क्या होता है, H प्लस देता है। यही क्या देता है, H प्लस देता है। वही H प्लस देखेंगे अम्ल जैसे जैसे प्रोटोनीकरण, तो एल्कोहल का क्या होता है ROH, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक देखेंगे R के साथ बनाया, एक H के साथ, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो प्रोटॉन जो होगा, अम्ल जो होगा, कहाँ पे आक्रमण करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होगा, अधिक हो गया, जो इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता होगी, तो यहाँ पर आक्रमण करेगा। तो यह फास्ट तीव्र पद है, जैसे एल्कोहल के निर्जलीकरण में मैं बताया हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर बन जाएगा ROH2 प्लस, यहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाता है एल्किल ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन या एल्किल ऑक्सोनियम आयन हो गया ये चीज़। बी पॉइंट, अब ऑक्सोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, यहाँ आक्रमण है, यह नाभिक स्नेही का आक्रमण, पुनः दूसरा एल्कोहल अणु आक्रमण करता है। तो दूसरा एल्कोहल अणु कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास देखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 पेयर है ना, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 पेयर, तो कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, तो R पर आक्रमण करेगा। जैसे OH2 उसी समय यह भी होगा, जैसे देखेंगे तो OH2 हो जाएगा तो यह H2O अलग हो जाएगा, यहाँ R पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R पर जो प्लस होगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के यह बना लेगा RO प्लस RH प्लस, ठीक है। तो 2 पद यह हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, बी प्रोटोनीकरण। आगे क्या है, बी प्रोटोनीकरण। तो बी प्रोटोनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, जैसे देखेंगे तो यह पद देखेंगे, सारी ऊपर एक चीज़ और जान लें आप, इसमें ऑक्सोनियम आयन पर जब नाभिक से नहीं आक्रमण करता है तो एक एल्कोहल विभाग लेता है, एक एथिल ऑक्सोनियम आयन विभाग लेता है। तो यह पद स्लो होता है, मंद पद होता है। तो मंद पद किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि में, मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, उसका
वेलोसिटी मतलब वेग को निर्धारित करता है, या क्रिया कोटि को निर्धारित करता है। इसमें दो अणु है, जैसे देखेंगे दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो इसीलिए इस क्रिया की कोटि क्या होती है, दो होती है। ठीक है ना, इसीलिए यह SN2 रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है यह, SN2 रिएक्शन है। ठीक है। अब बी प्रोटोनीकरण, डी प्रोटोनिनेशन, मतलब अब क्या होगा, जो यह बन गया है आपका ROR प्लस H, इससे प्रोटॉन क्या होगा, एक निकलेगा तो यह फास्ट पद होगा। जब प्रोटॉन निकलना मतलब क्या होता है, धनावेश निकलना। जैसे -H प्लस, धनावेश निकल जाएगा तो धनावेश ऋणावेश मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा, तो ऋणावेश धनावेश मिलकर क्या हो जाएंगे, वो वन बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप ईथर हो जाएगा। ठीक है। तो तीन पद हैं इसमें, तीन पद हैं, जैसे देखेंगे पहला है आपका एल्कोहलों का प्रोटोनीकरण, जल या प्रोटोन क्रिया करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर पे क्रिया करेगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। और दूसरा ऑक्सोनियम आयन पर नाभिक से नहीं, मतलब दूसरा एल्कोहल अणु आक्रमण करेगा तो यह RORH प्लस बनेगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे विप्रोटोनीकरण होगा। विप्रोटोनीकरण में जब क्या हो जाएगा, H प्लस या H प्लस निकल जाएगा तो ROR ईथर बन जाएगा। इसमें प्रश्न भी यह पूछा जाता है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनने की क्रियाविधि एक क्या है, वहाँ पर देखेंगे एल्कीन बताया गया था एल्कोहल में, इसी में या रिएक्शन यही दिया रहा है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन दिया हो तो ये क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है। वही चीज़ है इसमें देखेंगे। अब एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण, उसी एल्कोहल को हम क्या करें, एल्यूमिना द्वारा, एल्कोहल में बताया भी गया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल का एक अणु निकल जाएगा और क्या होगा, ईथर यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे क्या है, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या है, किसी भी एल्किल हैलाइडों को, एल्किल हैलाइड जो हो, मान लीजिए एल्किल हैलाइड यदि हम सारी यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें RAN लिया ना तो RX यहाँ पे NaX बन जाएगा। ठीक ना, NaX। हाँ, एल्किल हैलाइडों को सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, जैसे एल्कोहल होता है ना C2H5OH होता है, इसमें से Na निकल जाए तो क्या बना जाएगा, C2H5ONa, यही एल्काक्साइड है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एथॉक्साइड। एल्किल हैलाइडों को सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ देखेंगे RX ले लिए यदि हम, प्लस NaOR क्रिया करा लेंगे तो क्या बन जाएगा, NaX ROR डैश, गर्म किया जाता है। इसी क्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन ने ज्ञात किया था इस क्रिया को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। और यह इंपॉर्टेंट क्रियाएँ भी हैं सब, ये सब क्रियाएँ क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप। जैसे यहाँ पे देखेंगे पूछा जाए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है, C2H5Br, और सोडियम एथॉक्साइड क्या है, C2H5ONa या NaOC2H5, तो NaBr क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और गलत हो गया, यहाँ पे एक गलत लिखा गया है, देखेंगे डाई एथिल ईथर प्लस H2O नहीं होगा, यहाँ पे होगा NaBr। यहाँ पे क्या होगा, NaBr। नोट्स बनाते समय मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पर आप सुधार लेंगे, नोट्स में भी जो होगा उसे ध्यान देंगे आप। ठीक ना। इसमें देखेंगे अब आगे जो होगा, इसमें ईथरों के बनाने की यह विधि प्राथमिक एल्किल हैलाइडों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह कंपटीशन में पूछा जाता है, ईथरों के बनाने की यह विधि जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइडों के लिए अधिक उपयुक्त है। द्वितीयक एल्किल हैलाइडों के लिए और तृतीयक एल्किल हैलाइडों के लिए इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जो होता है वह ईथर नहीं प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जो होता है वह एल्कीन प्राप्त होता है समझ में। जैसे यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, यहाँ पे जैसे देखेंगे दिया गया है यह चीज़, तो क्या दिया गया है देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ CH3 या सिंगल बॉन्ड है Br से, ठीक ना, तो पर NaC2H5 से क्रिया करा रहे हैं, NaOC2H5 एथिल ऑक्साइड से, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, या तृतीयक है ना, Br तृतीयक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे, या कार्बन तृतीयक है। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे यह जैसे H जो होगा यहाँ निकल जाएगा, एल्कीन बनेगा, न कि जैसे ईथर बनेगा वो, ठीक ना, ईथर नहीं क्रिया करेगा यहाँ पे, वो NaBr नहीं हटेगा, एल्कीन बनेगा और एल्कोहल बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। ठीक है।
या कंपटीशन में पूछा जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइडों का विलियमसन संश्लेषण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, एल्किल प्राप्त होती है, ईथर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे आप यहाँ पे एल्किल हैलाइडों की शुष्क एजी सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया द्वारा। तो एल्किल हैलाइडों को जैसे आरएक्स होता है ना, आरएक्स, एल्किल हैलाइडों को यदि हम शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, एल्किल हैलाइड को भी हो, जैसे मान लीजिए आर एक्स हो गया यह, उसको हम शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से यदि क्रिया कराएं Ag2O से, Ag2O से यदि हम क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो यह 2Ag जो क्रिया हो जाएगा तो 2Ag निकल जाएगा और RRO मतलब ROR बन जाएगा और प्लस 2Agx बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिखा गया देखेंगे वही C2H5Br 2C2H5Br मतलब वही 2RX हम लिख लें प्लस Ag2O लिख रहे हैं यदि, तो क्या हो जाएगा 2Agx ROR डैश, तो यहाँ पे है C2H5O C2H5 और प्लस 2Ag Br। ये तीन अभिक्रियाएँ केवल इसमें दी जा रही हैं आपको ईथर बनाने के लिए। तीनों अभिक्रियाएँ इंपॉर्टेंट है, आसान भी हैं, आप क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपको ईथरों के सामान्य गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बताई जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक निर्दोष प्राणी से कोई लड़ेगा तो क्या होगा, बता रहे हो क्या? मृत्यु से